एक कस्बे में शेखर नाम का 22 साल का युवक रहा करता था। शेखर पढ़ाई लिखाई में बेहद ज्यादा होशियार था, लेकिन शेखर के अम्मी अब्बू बेहद गरीब थे। शेखर का जब कॉलेज जाने का नंबर आया तो उसके अब्बू कमल प्रसाद ने अपने बेटे शेखर से कहा, बेटा, हमसे जहाँ तक हो सका हमने तुम्हें पढ़ाया लिखाया, लेकिन इसके आगे हम तुम्हें नहीं पढ़ा सकते। लेकिन क्यों पापा? आप तो जानते हैं कि मेरा कॉलेज जाने का सपना है। मैं पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बनना चाहता हूँ। शेखर की बात सुनकर शेखर की अम्मी अनीता ममता भरी नजरों से शेखर की ओर देखकर बोली, हर माँ बाप यही चाहते हैं बेटा कि उनका बेटा बड़ा होकर अच्छे कॉलेज में जाए और वो अपने माँ बाप का खूब नाम रोशन करे। लेकिन तुम तो जानते हो कि इन्होंने तुम्हें मजदूरी करके यहाँ तक तालीम दिलवाई है। कॉलेज की फीस का बोझ अब ये नहीं उठा सकते। कोई बात नहीं मम्मी, मैं पापा का दर्द समझता हूँ। मैं जानता हूँ कि पापा ने एक एक रुपया जमा कर कर मुझे इंटर कराया है, लेकिन अब मैं बड़ा हो गया हूँ। मैंने इतनी तालीम हासिल कर ली है कि अब मैं बच्चों को तालीम देकर अपने कॉलेज की फीस निकाल सकता हूँ। पूरे गांव में सिर्फ तुम ही ने इंटर किया है बेटा, वरना तुम तो जानते ही हो कि हमारे गांव का मुखिया किसी भी माँ बाप को अपने बच्चों को पढ़ाने की सलाह नहीं देता। इस कस्बे में जिस भी माँ बाप ने अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए सोचा तो मुखिया ने हमेशा उनके कान भर दिए। तुम्हारी मम्मी सही कह रही हैं बेटा। अरे लोग तो तालीम के फायदे बताते हैं, लेकिन हमारे गांव का मुखिया तो तालीम के नुकसान बताने लग जाता है। बोलता है कि पढ़ने लिखने के बाद लोग बेकार हो जाते हैं, वो किसी काम के नहीं रहते। मेहनत करने से फिर वो दिल चुराने लगते हैं और मजदूरी करने में उन्हें शर्म आने लगती है। बेटा, अब मैं चाहती हूँ कि तुम अपने पापा के काम में हाथ बटाओ। अब तुम्हारे पापा बूढ़े हो चुके हैं। आपको क्या लगता है मम्मी कि मैं नहीं चाहता कि पापा अब आराम से बैठें? लेकिन आप ही बताइए, आप क्या चाहती हैं? क्या मैं भी पापा की तरह मजदूरी करूं? नहीं मम्मी, मैं कुछ अलग करना चाहता हूं। इतना कहकर शेखर वहाँ से चला जाता है। कमला प्रसाद अपनी बीवी की ओर देखते हुए बोले, कोई बात नहीं, वो कुछ अलग और नया करना चाहता है तो इसमें गलत क्या है? मेरा मन कहता है कि मेरा बेटा कुछ न कुछ बड़ा करेगा। अगले दिन शेखर अपना बैग पैक करके शहर जाने की तैयारी करने लगा। कहाँ जा रहे हो शेखर? मैं शहर जा रहा हूँ मम्मी। शहर में मेरा दोस्त नितिन रहता है। मैं उसके साथ उसके कमरे में रह लूंगा और वहाँ मुझे ट्यूशन पढ़ाने के लिए बहुत सारे बच्चे भी मिल जाएंगे। आप दोनों चिंता मत कीजिए, और जैसे ही सब कुछ ठीक हो जाएगा मैं हर महीने आप लोगों को पैसा भेजता रहूंगा। इतना कहकर शेखर अपने घर से निकल गया। शेखर बस स्टैंड पर पहुंचा ही था कि तभी वहां पर गांव का मुखिया टहलते हुए आ गया। शेखर को देखकर मुखिया मजाक उड़ाने वाले अंदाज में शेखर से बोला, क्या हाल है शेखर? कहाँ जाने की तैयारी है? मैं शहर जा रहा हूँ मुखिया जी। हाँ, मैंने सुना है कि तुम शहर जाकर कॉलेज में तालीम हासिल करना चाहते हो। तुम नई पीढ़ी की बच्चों में शर्म नाम की कोई चीज तो बची नहीं है। बाप मजदूरी करते करते बूढ़ा हो गया है, उसका हाथ बटाने की बजाय शहर में मौज मस्ती करने जा रहे हो। अपने हाथ में रहिए मुखिया जी। आप क्या चाहते हैं? मैं भी पापा की तरह अपनी जिंदगी मजदूरी करते करते निकाल दूं? मैं अपने आने वाली पीढ़ी को इस मुसीबत का सामना नहीं करने दूंगा। इतना कहकर शेखर बस में चढ़ गया और कुछ ही घंटों में वो शहर पहुंच गया। शहर में वो अपने दोस्त नितिन के पास पहुंचा ही था कि नितिन उसे अचानक देखकर चौंक गया। क्या बात है शेखर, तुम अचानक यहाँ कैसे? शेखर ने सारा मसला नितिन को कह सुनाया। मुझे ये कहते हुए अच्छा तो नहीं लग रहा है, लेकिन मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता क्योंकि मेरा रूम पार्टनर 2 दिन बाद यहाँ आ जाएगा। कोई बात नहीं, मैं यहाँ जमीन पर बिस्तर बिछाकर सो जाया करूंगा। वैसे भी तुम और तुम्हारा रूम पार्टनर तो कॉलेज में चले जाते हैं। मैं सुबह शाम बच्चों को ट्यूशन पढ़ा दिया करूंगा और तुम्हारे साथ कॉलेज चला जाया करूंगा। मुझे माफ करना शेखर, ये बातें कहने में अच्छी लगती हैं, लेकिन सच ये है कि 3 लोग एक रूम में एडजस्ट नहीं कर सकते। तुम्हें यहाँ से जाना होगा, और वैसे भी तुम्हें अपने माँ बाप को गाँव में अकेला छोड़कर यहाँ नहीं आना चाहिए था। जाओ, जाकर उनके साथ मजदूरी करो। शेखर मुंह लटकाकर वहाँ से चला गया और फुटपाथ पर बैठकर सोचने लगा। अगर गाँव वापस चला गया तो सभी लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे। समझ में नहीं आता अब मैं क्या करूं।
कहाँ जाऊं? शेखर काफी देर तक गहरी सोच में गुम रहा। कुछ वक्त बाद एक बूढ़ा आदमी शेखर के पास आकर बोला, मैं काफी देर से देख रहा हूँ तुम फुटपाथ पर अकेले बैठे हुए हो। कोई परेशानी हो तो मुझे बताओ। शेखर ने जब उस बूढ़े को देखा तो उसे उनमें अपने अब्बू की झलक नजर आई। शेखर ने सारा मसला उस बूढ़े आदमी को कह सुनाया कि किस तरह उसके दोस्त नितिन ने उसकी बेइज्जती करके कमरे से निकाल दिया। तुम ये क्यों सोचते हो तुम पढ़ लिख कर ही बड़े आदमी बन सकते हो? आजकल जमाना बहुत बदल गया है। मैं आपकी बात का मतलब नहीं समझा। ये सच है कि शिक्षा बहुत जरूरी है, लेकिन उससे भी ज्यादा सच ये है कि इस देश में जितने भी बड़े बिजनेसमैन हैं और बड़ी बड़ी कंपनी के मालिक हुए हैं, उन सब ने बहुत कम पढ़ाई लिखाई की थी। मेरी एक पिज्जा की दुकान है। तुम चाहो तो मेरी दुकान में काम कर सकते हो और रात में मेरी दुकान पर रुक भी सकते हो। इस तरह तुम्हें अपने गांव वापस नहीं जाना पड़ेगा। शेखर को उस बूढ़े आदमी की बात बेहद पसंद आई। उस दिन के बाद से शेखर उस बूढ़े आदमी के दुकान में डिलीवरी बॉय का काम करने लगा। वो दिन भर मेहनत करके पिज्जा की डिलीवरी करता और रात के समय बूढ़ा आदमी जब दुकान बंद करके चला जाता तब शेखर उसके दुकान में ही बैठकर रात भर पढ़ाई करता। धीरे धीरे शेखर की समझ में आने लगा कि पढ़ाई और व्यापार दोनों अलग अलग बातें हैं। एक दिन शेखर ने उस बूढ़े आदमी से बोला, मैं पिज्जा बनाना सीखना चाहता हूँ। क्यों नहीं बेटा, जरूर। आज से तुम ही किचन में काम करोगे। शेखर कुछ ही दिनों में बेहद बढ़िया पिज्जा बनाना सीख गया। उसके हाथ के बने हुए पिज्जाज लोगों को बेहद पसंद आने लगे। शेखर अब कुछ पैसे बचाकर अपने अम्मी अब्बू को मनी ऑर्डर किया करता था। अचानक उस बूढ़े आदमी का इंतकाल हो गया। उस आदमी के इंतकाल के बाद उस बूढ़े आदमी का बेटा शेखर से बोला, मैं तुम्हें शुरू से पसंद नहीं करता था। पापा को पता नहीं तुम्हारे अंदर ऐसा क्या नजर आया कि उन्होंने पूरी दुकान तुम्हें सौंप दी। तुम यहाँ से जा सकते हो। ऐसा मत कीजिए। आप अगर मुझे दुकान से निकालेंगे तो मैं कहाँ जाऊँगा? अरे कहीं भी जाओ, मुझे उससे क्या। और वैसे भी तुम्हें पिज्जा बनाना आता ही है। जाओ जाकर कहीं और पिज्जा बनाओ। आइंदा मेरी दुकान के इर्द गिर्द भटक भी मत जाना। चलो निकलो यहाँ से। शेखर चुपचाप अपना सामान लेकर उसके दुकान से बाहर निकल गया। बाहर निकलकर वो फिर से उसी फुटपाथ पर गया जहाँ पर उसकी पहली मुलाकात उस बूढ़े आदमी से हुई थी। मैं हार नहीं मानूंगा। मेरे हाथ का पिज्जा शहर के लोगों को बहुत अच्छा लगता है और वैसे भी कई लोग मुझसे कह चुके हैं मुझे खुद की अपनी दुकान खोलनी चाहिए। क्यों ना मैं उन सबसे मदद मांगू। अब से मैं अपना कारोबार खुद से शुरू करूंगा। किसी के सामने हाथ नहीं फैलाऊंगा। इतना कहकर हर उस जगह पर जाने लगा जहां वो पिज्जा डिलीवरी किया करता था। शेखर के स्वभाव को देखते हुए सभी लोगों ने उसकी बेहद मदद की और कुछ ही दिनों में शेखर ने शहर में एक अपनी छोटी सी दुकान किराए पर लेकर उसमें पिज्जा बनाने लगा। मगर शेखर की दुकान नहीं चली क्योंकि शहर में ब्रांडेड पिज्जा खाने वालों की संख्या बेहद ज्यादा थी। शेखर इसी परेशानी में रात के समय एक बेहद पुरानी बेकरी के पास बैठा हुआ था कि तभी एक आदमी की आवाज उसके कानों में टकराई। कौन हो तुम? मेरा नाम शेखर है। आप कौन हैं? मेरा नाम मोहन लाल है। वो बेकरी देख रहे हो? मैं तो काफी समय से देख रहा हूँ। वो बेकरी तो बंद पड़ी हुई है। मेरी बेकरी रात में ही चालू होती है। मेरी बेकरी में वड़ा पाव बहुत ही अच्छा बनता है। वैसे तुम क्या करते हो? अब मैं आपको क्या बताऊं बाबा, मैं पिज्जा बनाता हूँ। कुछ समय पहले मैंने कर्ज लेकर किराए पे दुकान ली थी, लेकिन पता नहीं क्यों मेरा पिज्जा लोग खरीद ही नहीं रहे। क्योंकि तुम्हें कुछ नया आइटम बनाना चाहिए बेटा। तुम वड़ा पाव पिज्जा ट्राई क्यों नहीं करते? वड़ा पाव पिज्जा? ये कैसी बातें कर रहे हैं आप बाबा? मैं तो पहली बार इसका नाम सुन रहा हूँ। मुझे तुम्हारा स्वभाव बहुत पसंद आया बेटा। मैं तुम्हें एक राज की बात बताता हूँ। मुझे वड़ा पाव बनाने की बहुत सारे नए तरीके आते हैं। कुछ समय पहले मैंने वड़ा पाव पिज्जा बनाने का तरीका एक विदेशी से सीखा था। तुम चाहो तो मैं तुम्हें वो तरीका बता सकता हूँ, लेकिन एक ही शर्त है। कैसी शर्त बाबा? मेरा वड़ा पाव पिज्जा बनाने का तरीका है, उसके लिए तुम्हें सिर्फ मेरी ही बेकरी से वड़ा पाव खरीदने होंगे। लेकिन मेरे पास आपके वड़ा पाव खरीदने के पैसे नहीं है। कोई बात नहीं, तुम्हें मैं उधार देने के लिए तैयार हूँ,
लेकिन इस बात की क्या गारंटी है बाबा कि वड़ा पाव पिज्जा बिकेगा ही बिकेगा? जरूर बिकेगा बेटा, और देखते ही देखते तुम्हारे दिन बदल जाएंगे। इतना कहकर मोहनलाल शेखर को बेकरी के अंदर ले गया। शेखर ने देखा कि बेकरी अंदर से बेहद बड़ी बनी हुई थी, लेकिन वहाँ पर एक भी मजदूर काम नहीं कर रहा था। सिर्फ मशीन ही काम कर रही थी, जो कि ऑटोमेटिक तरीके से वड़ा पाव बनाकर तैयार कर रही थी। बाबा, यहाँ पे तो कोई मजदूर नहीं है और इतनी बड़ी मशीन की आवाज तो बाहर लग ही नहीं रही। ये ऑटोमेटिक मशीन है बेटा, कुछ समय के बाद तुम्हें सब समझ आ जाएगा। मोहनलाल शेखर को बेकरी के अंदर वड़ा पाव बनाने की विधि समझाने लगा। कुछ ही वक्त में शेखर की समझ में सब कुछ आ गया। शेखर बेहद सारे वड़ा पाव लेकर अपनी दुकान गया और सुबह तक उसने सारा वड़ा पाव पिज्जा बनाकर तैयार कर दिया, जिसकी सुगंध दूर दूर तक जा रही थी। एक बाइक सवार आदमी जो कि वहाँ से गुजर रहा था, अचानक शेखर के दुकान के सामने बाइक रोककर खड़ा हो गया। यहाँ पे तो बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। ये वड़ा पाव पिज्जा की खुशबू है। मैं तो इस तरह के पिज्जा के बारे में पहली बार सुन रहा हूँ। लाओ मुझे भी टेस्ट कराओ। शेखर ने एक वड़ा पाव पिज्जा उठाकर उसे दे दिया। वड़ा पाव पिज्जा खाकर वो आदमी खुशी से उछल पड़ा। यकीन मानो, मैं पिज्जा खाने का बहुत ज्यादा शौकीन हूँ, लेकिन इतना लजीज पिज्जा मैंने पहले कभी नहीं खाया। ये वड़ा पाव पिज्जा है सर, क्या आपको पसंद आया? मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया। मैं एक न्यूज रिपोर्टर हूँ, मैं तुम्हारे वड़ा पाव पिज्जा की तारीफ जरूर करूँगा। इतना कहकर वो वहाँ से चला गया। कुछ ही दिनों में देखते ही देखते शेखर का वड़ा पाव पिज्जा बेहद मशहूर होने लगा। अब शेखर ने अपना खुद का बेहद अच्छा मकान शहर में ले लिया था। शेखर ने अब MBA भी कंप्लीट कर लिया था, लेकिन अब उसका पूरा ध्यान अपने वड़ा पाव पिज्जा की बिजनेस की ओर था। कुछ वक्त के बाद एक कंपनी का मालिक शेखर के पास आकर बोला, मेरा नाम एडवर्ड है, मैं अमेरिका में रहता हूँ। मैंने तुम्हारे वड़ा पाव पिज्जा की तारीफ बहुत सुनी है। मैं चाहता हूँ कि आज से ही तुम अपने वड़ा पाव पिज्जा की दुकान अमेरिका में खोलो। सच तो ये है कि मैं तुम्हारे साथ पार्टनरशिप करना चाहता हूँ। ये तो मेरे लिए बहुत ज्यादा खुशी की बात है। शेखर ने एडवर्ड के साथ पार्टनरशिप कर ली और देखते ही देखते शेखर का वड़ा पाव पिज्जा वर्ल्ड में बेहद फेमस होने लगा। कुछ वक्त बाद शेखर को बेस्ट बिजनेसमैन का अवार्ड मिला। उस अवार्ड के मिलने की खुशी में शेखर के अम्मी अब्बू और कस्बे के मुखिया के साथ शेखर के पास पहुँचे। वैसे तो मुझे शुरू से ही यकीन था कि तुम कुछ अलग और बड़ा ही करोगे। मुझे अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा मेरे बेटे कि तू इतना बड़ा आदमी बन गया। तुम्हारे पापा बिल्कुल सही कह रहे हैं बेटा। मुझे खुशी है कि तुमने उस वक्त मेरी बात नहीं मानी। अगर तुम मेरी बात मान लेते तो तुम भी अपनी पापा की तरह एक मजदूर ही रहते। मुझे माफ कर दो शेखर। मुझे आज समझ में आ गया है कि अगर दिमाग के साथ तालीम भी जुड़ जाए तो इनका मुकाबला कोई नहीं कर सकता। तुमने न सिर्फ हमारे गांव का बल्कि इस देश का भी नाम बहुत रोशन किया है। मुझे तुम पर बहुत फक्र है। शेखर ने मुखिया और अपने अम्मी अब्बू से बोला, मेरी इस सफलता के हकदार मेरे दोस्त मोहनलाल जी है। अगर वो अपनी बेकरी से वड़ा पाव पिज्जा नहीं देते तो शायद मैं कभी इतना बड़ा आदमी नहीं बनता। आज भी उन्हीं की बेकरी के बने हुए वड़ा पाव पिज्जा मेरी कंपनी में आते हैं। तो फिर तो तुम्हें उन्हें शुक्रिया कहना चाहिए बेटा। आपके आने से पहले मैं उन्हीं के पास जाने की तैयारी कर रहा था। तो जाओ बेटा, अच्छे काम में देरी नहीं करना चाहिए। शेखर अपनी कार से उस बेकरी के पास जा पहुंचा। वो बेहद दिनों बाद बेकरी के पास आया था। मोहनलाल ने बेहद दिनों से शेखर से पेमेंट भी नहीं ली थी, मगर शेखर ने देखा कि उस बेकरी के पास कोई भी नहीं था। वो बेकरी बंद पड़ी हुई थी। शेखर बेहद हैरत से उस बंद बेकरी की ओर देखने लगा कि तभी एक आदमी की आवाज उसके कानों पर पड़ी। क्या देख रहे हो? मेरा नाम शेखर है। वैसे तो इस समय मोहनलाल जी बेकरी के सामने होते हैं, लेकिन पता नहीं आज उनकी बेकरी बंद है। ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? ये बेकरी तो बरसों से बंद पड़ी है और जिन मोहनलाल की तुम बात कर रहे हो वो तो बहुत सालों पहले हुआ करते थे। क्या कहना चाहते हो तुम? मोहनलाल जी 1950 के दशक में इस कंपनी के मालिक थे। आप कौन हैं? मैं साफ सफाई करने वाला कर्मचारी हूँ। इतना कहकर उस आदमी ने एक चेक निकालकर शेखर को दे दिए। कई महीनों से मुझे ये चेक यहाँ पर पड़े हुए मिल रहे हैं। इसमें किसी शेखर नाम के आदमी की सिग्नेचर है। क्या वो तुम ही हो? हाँ, वो मैं ही हूँ। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है। तुम ऐसे इंसान के नाम की चेक काट के दे रहे हो जो इस दुनिया से 70-80 साल पहले ही जा चुका है। इतना कहकर वो वहाँ से चला गया। शेखर की समझ में अब सब कुछ आ चुका था। वो समझ चुका था कि शायद वो वड़ा पाव जिसका वो वड़ा पाव पिज्जा बना रहा था वो चमत्कारी थे। शेखर मुस्कुराता हुआ वहाँ से निकल गया।
मगर वो आज भी वड़ा पाव पिज्जा बनाने के लिए मशहूर है। कस्बा था पर लक्ष्मण अपनी बेटी रीमा के साथ रहता था। रीमा की अम्मी बचपन से ही गुजर जाने की वजह से लक्ष्मण ने रीमा का ख्याल रखने के लिए शिल्पा से दूसरी शादी कर ली। शिल्पा के घर आने से लक्ष्मण बेहद खुश था। उसे लगा कि रीमा को अम्मी का प्यार मिल जाएगा, लेकिन सब कुछ इसका उल्टा हुआ। शिल्पा रीमा से घर का सारा काम करवाने लगी, बर्तन, कपड़े, यहाँ तक कि अपने पैर और हाथ भी दबवाती। अपनी सेवा करवाने में कोई कसर नहीं रखती। वो सारा काम रीमा से ही करवाती। वो लक्ष्मण को इस बात का जरा भी इल्म नहीं था। अभी तक सो रही है? उठ जा, कितना सारा काम पड़ा है। दिन भर घर पर बोझ बनकर बैठती है और काम तो तिनके भर का भी नहीं करती है। सुबह सुबह आप मुझे कुछ मत बोलिए। दिन भर अगर मैं खाली बैठती हूँ तो ये सारा काम कौन करता है? जबान चलाने में तो कोई तुमसे जीत ही नहीं सकता। आने दो तुम्हारे अब्बू को, उन्हें ये सारी बातें बताती हूँ मैं। बताओ बताओ, मैं क्या उनसे डरने वाली हूँ क्या? मैं भी सीधे मुंह कहूँगी, मैं किसी से कम थोड़ी हूँ। पहले आने तो दे, उसके बाद देखना। मैं भी तुम्हारी ऊँची शिकायत कर दूंगी कि दिन भर मोबाइल चलाती रहती हो। ना किसी काम की ना काज की। सहन करने की भी कोई हद होती है, लेकिन दिन भर आराम करती रहती हो। आने दो अब्बू को। शाम के वक्त लक्ष्मण मायूस होकर घर आया। शिल्पा ने कहा, क्या हुआ? आप तो मायूस लग रहे हैं। कुछ बात हो गई क्या? या किसी ने कुछ कह दिया आपको? रीमा, जाकर पानी और कुछ खाने को लेकर आओ। अरे क्या बताऊं भाग्यवान, किसी ने कुछ कहा तो नहीं, पर मालिक ने मुझे काम से निकाल दिया। हमारी पूरी कंपनी बंद हो रही है। कंपनी के नुकसान में जाने की वजह से हमारे मालिक को बहुत नुकसान हो रहा है। इसीलिए उन्होंने कई पुराने और नए नौकरों को काम से निकाल दिया है। ये कैसी बात हुई? आप तो कितने सालों से वहाँ काम कर रहे हैं। अगर काम छूट जाएगा तो हम खाएंगे क्या? हे मालिक। हमारी बेटी अब बड़ी हो रही है। कुछ पैसे रीमा की शादी के लिए भी बचाए थे। इसी का इस्तेमाल करके कुछ धंधा खोलना होगा। अब्बू, क्यों ना हम वड़ा पाव का धंधा खोलें? ये वड़ा पाव का धंधा चल जाएगा। मैंने देखा है, वड़ा पाव का धंधा बहुत सस्ता और अच्छा होता है और लोगों का कम पैसों में ही पेट भर जाता है। और सस्ते होने की वजह से लोग इसे दिन में कई बार खा सकते हैं। धंधे से क्या होगा? आप कोई काम ही ढूंढ लीजिए। बड़ी आई वड़ा पाव का धंधा करने वाली। जाकर अपना काम करना। नहीं, रीमा सही कह रही है। वड़ा पाव का व्यापार जोरों से चलेगा। मैं अभी इसकी कोई तरकीब निकालता हूँ। जी अब्बू, इस धंधे में आपकी मदद कोई करे या ना करे, पर मैं जरूर करूँगी। कोई करे या ना करे, क्या मतलब है तुम्हारा? मैं भी अपने शौहर का काम में हाथ बटाऊंगी। वो तो मुझे पता है कि आप हाथ कैसे बटाने वाली हैं। सारे काम मुझसे ही करवाएंगी, सब जानती हूँ मैं। रीमा की बातें सुनकर लक्ष्मण वड़ा पाव का धंधा शुरू कर देता है। यहाँ भी शिल्पा सारा काम रीमा से ही करवाती है। लोगों को वड़ा पाव देने से लेकर बड़े बड़े बर्तन साफ करवाने तक का काम रीमा ही करती है। शिल्पा तो बस एक बेगम की तरह वहाँ बैठी रहती थी। पूरे 1 महीने बीत चुके थे। लक्ष्मण बस चाहता था कि रीमा का स्कूल में दाखिला करा दे। तब शिल्पा ने कहा, नहीं, स्कूल कुछ नहीं, हमें एक और वड़ा पाव का धंधा शुरू कर देना चाहिए। रीमा अगले साल भी तो पढ़ सकती है। हाँ, और आपको नहीं लगता आप उस पर कुछ ज्यादा ही ध्यान दे रहे हैं? अगर हमारा बच्चा होता तो क्या आप उस पर भी इतना ध्यान देते? अरे मुझे पता है कि सारा का सारा काम वही दुकान पर करती है। तुम उससे सारे काम करवाती हो और पूरे दुकान की लक्ष्मी वही तो है। अगर वही सब करती है तो फिर मैं क्या करती हूँ? आपके लिए मैं बोझ हूँ ना? दुकान मेरी ही है, मैंने ही इतने काम करके उसे सफल किया है। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि ये वाली वड़ा पाव की दुकान आप मुझे दे दीजिए और फिर तय कर लीजिए कि आप अपनी बेटी के साथ रहेंगे या मेरे साथ।
शिल्पा और लक्ष्मण का बहुत बड़ा बहस हो जाता है। लक्ष्मण अपनी बेटी रीमा के साथ रहने लगता है। शिल्पा अपने भाई को अपने मायके से बुलाकर अपने परिवार से अलग होकर वड़ा पाव बेचने लगती है। लेकिन वो दुकान तो रीमा की वजह से चलती थी और इस वजह से शिल्पा की दुकान में कुछ ही ग्राहक आते, लेकिन लक्ष्मण और रीमा अकेले हो गए थे और लक्ष्मण के पास कोई और दूसरा काम भी नहीं था। बेटा, मैं फिर से उसी जगह आ गया जहाँ कुछ महीने पहले था। अब फिर से काम की तलाश पर निकलना होगा। शिल्पा ने हमसे हमारी दुकान हथिया ली। अपने भाई को बुलाकर उसने उसके साथ धंधा करके उसने हमें अकेला कर दिया। बेटा, अब चिंता मत कीजिए अब्बू, क्यों ना हम उल्टा वड़ा पाव बेचे नई दुकान खोलकर। उल्टा वड़ा पाव? उल्टा वड़ा पाव ये कैसे बनता है? ये नए प्रकार का वड़ा पाव है जिसमें पाव के अंदर आलू की स्टफिंग की जाती है और फिर उसे बेसन में लपेटकर तला जाता है। एक बार मैंने ये बात अम्मी से भी कही थी, लेकिन उन्होंने मुझे ये करने से मना कर दिया। इसलिए मैं चाहती हूँ कि हम अपनी दुकान पर ये बेचें। मुझे तुम पर यकीन है। मैं अभी इसी चीज का बंदोबस्त करके कल सुबह से इस चीज को शुरू करता हूँ। तो मैं भी इस चीज के लिए आपकी मदद करना शुरू कर देती हूँ। बहुत मजा आएगा। हमारा धंधा बहुत अच्छा और बहुत बड़ा होगा। और क्या था, लोगों ने उल्टा वड़ा पाव के बारे में सुना ही नहीं था। जैसे ही उन्हें पता चला कि रीमा ने उल्टा वड़ा पाव का ठेला शुरू किया है, सारे के सारे रीमा के यहाँ पर आया करते थे उल्टा वड़ा पाव खाने के लिए। दुकान पहले ही दिन से बहुत अच्छी चलने लगी और शिल्पा के वड़ा पाव की दुकान से कोई भी वड़ा पाव नहीं लेता था। अरे रीमा बिटिया, हमें भी उल्टा वड़ा पाव का स्वाद चखाओ। अरे हम भी तो खाकर देखें जरा। जी काका, अभी लाई। उनकी दुकान तो खूब चल रही है और अगर हमारी दुकान ऐसी चलती रही तो मुझे घर जाना होगा। यहाँ मच्छर मारने से अच्छा है कि मैं घर चला जाऊँ। लेकिन तुम मुझे अकेला छोड़कर कैसे जा सकते हो? क्या ये है तुम्हारे बड़े भाई होने का फर्ज? शिल्पा का धंधा न चलने की वजह से उसका भाई अपने घर चले जाता है और शिल्पा अकेली पड़ जाती है। ना धंधा रहा, ना ही घर और ना ही भाई ने मदद की। दूसरी तरफ रीमा अच्छे स्कूल में जाने लगी। उसका उल्टा वड़ा पाव का धंधा खूब चलने लगा। लोग दूर दूर से आते थे उसका उल्टा वड़ा पाव का आनंद लेने के लिए। अब्बू, अम्मी अब अकेली हो गई है। उन्हें अब उनकी गलती का एहसास भी हो गया होगा। तो क्यों ना हम उन्हें वापस बुला लें? इससे हमारा परिवार फिर से एक हो जाएगा। रीमा की बात सुनकर लक्ष्मण ने शिल्पा को माफ कर दिया और उसे घर बुला लिया। मेरी प्यारी गुड़िया, मैंने तुझे हमेशा डांटा, काम करवाया, लेकिन तुमने मुझसे इतना प्यार किया। मैं हमेशा इस बात के लिए शर्मिंदा रहूंगी। हो सके तो मुझे माफ कर देना। हमारे घर की असली लक्ष्मी तो तुम ही हो। आप माफी मांगकर मुझे शर्मिंदा कर रही हैं। आखिर हूँ तो मैं आपकी बेटी ही ना। बस अब आप एक शर्त लगाइए कि आप उल्टा वड़ा पाव मुझसे ज्यादा खाकर दिखाएंगी। मैं कोशिश करूँगी कि तुमसे ज्यादा उल्टा वड़ा पाव खा सकूं। अब देखिएगा आप, हम माँ बेटी मिलकर ऐसा धंधा करेंगे कि पूरे शहर में ऐसा धंधा किसी का ना हुआ होगा। अब इसके लिए मैं भी तैयार हूँ। मेरी बेटी, अब से मैं तुम्हें बस तोहफे ही दूंगी, काम काज से बिल्कुल दूर रखूंगी। लक्ष्मण का उल्टा वड़ा पाव का धंधा खूब अच्छे से चलने लगा और उनका पूरा परिवार हंसी खुशी से रहने लगा।